नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है संविधानों का वर्गीकरण। पहले थोड़ा सा हम संविधान के बारे में समझ लें कि संविधान है क्या। संविधान किसी देश का एक किस्म से संविधान उसी प्रकार है जैसे मनुष्य का एक ढांचा है और मनुष्य के विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में पूरे शरीर को सहयोग देते हैं। उसी प्रकार संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं के द्वारा पूरे देश के अंतर्गत कार्य करने की व्यवस्था की गई। संविधान उस तरह भी लगाया जा सकता है जैसा कि क्या है किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को माना गया है और उस जन्म कुंडली के आधार पर ज्योतिष बताते हैं कि क्या क्या चीजें और क्या क्या होनी चाहिए और उस व्यक्ति के द्वारा वो उन चीजों का तरह से उसको फॉलो किया जाता है। उसी प्रकार संविधान के अंतर्गत किसी भी देश की व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है, लिखा जाता है, नियम बनाए जाते हैं और उसी के अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। इसमें विशेषकर 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंध, व्यक्ति और शासन के बीच का संबंध, और जो शासन के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जो हमारी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्था और न्यायपालिका है वो किस तरह कार्य करते हैं उनका सारा संबंध क्या होगा, उनका तीसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो संविधानों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं कानूनों के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं संविधान, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। प्रथाओं के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। अब हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। संविधान 2 प्रकार के, एक तो विकसित संविधान और एक निर्मित। विकसित संविधान क्या है? जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि विकसित मतलब जिसका विकास हो रहा है और लगातार वो अपनी विकास की क्रिया में तत्पर है, यानी उसको किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि वो स्वयं में उसका विकास हो रहा है। हम इसका उदाहरण इस रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी किसी ने बनाया नहीं बल्कि पहाड़ी का निर्माण स्वयं हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है और लगातार हो रहा है। उसी प्रकार विकसित संविधान है। विकसित संविधान का विकास लगातार हो रहा है और उसकी जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। वो किसी संस्था या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उसका विकास नहीं किया गया बल्कि स्वतः ही उसका विकास ये परंपराओं ये क्या है प्रथाओं के आधार पे स्वतः जो हो रहा है वही है। दूसरा है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का मतलब स्पष्ट है कि जिसका निर्माण किया गया हो। निर्माण जैसा किसी भवन का निर्माण किया जाना, और भवन के निर्माण के लिए आपने देखा होगा कि मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मालिक की जरूरत पड़ती है और एक ढांचे के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसी प्रकार निर्मित संविधानों के लिए भी जो निर्मित संविधान होते हैं उसके लिए भी किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा एक रूपरेखा तैयार करके उसका निर्माण किया गया है। अधिकतर देशों में इस तरह के संविधान हैं और विकसित संविधान का उदाहरण का जो लिया जाता है वो प्रमुख रूप से ब्रिटेन है। दूसरा है अलिखित संविधान, जो प्रथाओं और कानून के आधार पर है। और लिखित संविधान, लिखित संविधान वो संविधान है जिनका लिखित रूप में, यानी किसी अलिखित संविधान वो संविधान है जो कि क्या है जिनका कि विकास ही हुआ है और जिनका किसी पत्र या किसी पुस्तक या किसी दस्तावेज में जो पिरोया नहीं गया है बल्कि पूरे राज्य में जहां तहां क्या है प्रथाओं परंपराओं के रूप में फैले हुए हैं और उन्हीं के अनुसार क्या है जो उद्देश्य है वो कार्य कर रहा है। दूसरा है लिखित संविधान। लिखित संविधान एक दस्तावेज के रूप में पिरोया गया है, उसको किसी मानव या किसी व्यक्तियों के समूह ने निर्मित किया गया, किसी समिति द्वारा उसका लिखित रूप में उसको बनाया गया, क्रमबद्धता है और लिखित रूप में उसको पिरोया गया है। अब है परिवर्तनशीलता के आधार पर कानून, कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान का मतलब सीधे सीधे स्पष्ट तौर से कठोर संविधान वही संविधान है जो लिखित रूप में है और जो निर्मित है। और कठोर संविधान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो अमेरिका है और जो बीच का है कठोर और लचीला का जो मिक्स है वो भारत को लिया जा सकता है। लचीले संविधान का मतलब है जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। कठोर का मतलब है आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता और लचीले का मतलब है आसानी से उसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम इसको विस्तार से लिखेंगे। अलिखित संविधान के गुण दोष। अब गुण में क्या है,
गुण है इसके अलिखित संविधान के परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का मतलब है कि उसमें आसानी से परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वो अलिखित रूप में है और अलिखित रूप में होने के कारण उसके जो जो उसमें परिवर्तन है उसमें कोई ज्यादा वो नहीं पड़ती, कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस स्वतः ही उसमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है, इसलिए उसे आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। कोई नियम या कानून किसी प्रकार का उसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन हो सकता है। क्रांति से रक्षा। क्रांति से रक्षा का मतलब है जब उसमें आसानी से परिवर्तन हो सकता है, परिस्थितियों और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, तो व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुसार जो वहां की जनता है, जनता के अनुरूप उसमें परिवर्तन स्वतः हो रहा है, ये किया जाता है। इसलिए लोगों के द्वारा क्रांति या आंदोलन करने की या विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आसानी से उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए ये इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। प्रगतिशील यानी ये समय के साथ साथ क्या है, प्रगति करता रहता है, जैसे समय और परिस्थितियां चलती रहती हैं उसी के अनुसार इसमें भी परिवर्तन, इसमें भी क्या है, प्रगति होती रहती है, यानी ये लगातार विकसित हो रहा है, विकास में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। अगला है संकट काल के लिए श्रेष्ठ, यानी जब संकट आपातकालीन स्थितियां आती हैं तो इसमें आपातकाल को घोषित करने में आसानी होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नियम या कानून में कोई बहुत बड़े फेरबदल की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आसानी से आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, उसके अनुसार क्या है उसमें परिवर्तन लाके कार्य किया जा सकता है। दोष क्या है, दोष है इसके अस्पष्ट और अनिश्चित, यानी इनमें जब ये लिखा ही हुआ नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई आपके पास कोई कागजी या कोई दस्तावेज के रूप में कोई परोया गया नहीं है, तो इसको स्पष्टता इसमें कैसे हो सकती है, आप इसको स्पष्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें न तो स्पष्ट कोई चीज लिखी गई है और न ही कोई निश्चित है, इसलिए ये अस्पष्ट है, अनिश्चित है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरा है बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन, यानी सत्ता में अगर कोई दल आता है, वो अगर बहुमत में है, तो बहुमत में होने के कारण वो मन माफी के अपने मन या अपने अनुसार या अपने दल की नीतियों के अनुसार उसके साथ खिलवाड़ यानी उसमें परिवर्तन कर सकता है, अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन लाकर वो कार्य कर सकता है। इसलिए बहुसंख्यक दल जब चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है, इसलिए ये क्या है, बहुसंख्यक दल के हाथ हाथ की मतलब दल के खिलवाड़ का साधन बन जाता है। न्यायाधीशों, अगला है न्यायाधीशों के द्वारा हाथ का खिलौना। न्यायाधीशों के हाथ का खिलौने का मतलब क्या है, न्यायाधीश जैसी मर्जी वैसे इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट नहीं है, कहीं कोई लिखा गया नहीं है जिससे उसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सके, इसलिए जो न्यायाधीश है वो जैसे उनकी मन में है, जैसे उनकी इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार इस संविधान का व्याख्या करते हैं, उसके हाथ का खिलौना बनकर ऐसे संविधान चलते हैं। अब उसी के साथ साथ है नव लोकतंत्रों के अयोग्य, क्या है, जो पुरानी लोकतंत्र या पुराने जो राष्ट्र हैं उनके साथ उस क्या है विकसित और अलिखित संविधान चल सकता है, वो जो नए राज्य स्वतंत्र होते हैं, नए राष्ट्र बनते हैं, उनके लिए तो अलिखित संविधानों का कोई महत्व नहीं है, जब तक उसके सामने कोई दस्तावेज या एक रूपरेखा तैयार नहीं की गई किसी राष्ट्र की, तब तक उसके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए नव लोकतंत्रों के लिए यह योग्य नहीं है। संघात्मक शासन के लिए नितांत उपयुक्त, यानी संघात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र और संघ, जो संघ की इकाइयां हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं वो क्या है, जो लिखित संविधान है उसमें स्पष्ट तौर से उनकी शक्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो शक्तियां केंद्र के पास है, केंद्र मनमानी ढंग से कानूनों में परिवर्तन करके अपने अनुकूल राज्यों में उनको थोपता है, इसलिए संघात्मक व्यवस्था यानी संघात्मक शासन के लिए यह जो संविधान है अलिखित, यह उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। अब है लिखित संविधान के गुण दोष। अब लिखित संविधान के गुण दोष में गुण क्या है, गुण है स्पष्ट और निश्चित। ये आप भली भांति जानते हैं कि जो लिखित
संविधान है उसमें उनका क्या है, एक क्रमबद्ध है, एक दस्तावेज में उसको पिरोया गया है। तो इसके कारण क्या है, उसकी स्पष्टता है और निश्चितता है कि उसको स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको देख ले सकते हैं और उसकी क्या है, उसको क्या है, उसका उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा है व्याख्या में सरलता। जब वो स्पष्ट लिखा हुआ है तो उन नियमों, उन कानूनों और उस लिखित दस्तावेज के अनुसार हम उस जो लिखा गया है उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हम अपने तरीके से या अपने उससे कोई अलग से उससे कुछ नहीं जोड़ घटा सकते हैं। अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। अधिकार क्या होते हैं, जो मानव अधिकार हैं, जिनको हम राइट्स कहते हैं, जिनमें समानता है, स्वतंत्रता है, रोजगार है, विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं, उनको क्या है, उसमें उल्लेख किया गया, कानूनी उल्लेख किया गया दस्तावेज के अंदर, उस संविधान के अंतर्गत। इसलिए पूर्ण सुरक्षा है, उसमें कोई दल भी आए, कोई भी सत्ता में रहे, उसमें उसमें फेरबदल नहीं कर सकता, वो अपने अनुसार उसको कुछ नहीं कर सकता है। उसके अलावा है अस्थायित्व। जब उसमें लिखा हुआ है तो लंबे समय तक उसमें अस्थायित्व बना हुआ है, अस्थायी नहीं हो सकता, उसमें बार बार फेरबदल नहीं कर किया जा सकते हैं और वो क्या है, लंबे समय तक चलने वाले संविधानों के गुणों के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों में विश्वास। जो उस देश में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वो जब उन चीजों को देखते हैं कि उनके विषय में भी उसका उल्लेख है, उनके विकास के बारे में, उनके राइट्स के बारे में उसका उल्लेख किया गया है, तो उनको इस संविधान के प्रति विश्वास जागता है कि ये हमारी क्या है, सुरक्षा की गारंटी भी देता है। श्रद्धा और सम्मान का पात्र। ये जो लिखित संविधान है, इसमें क्या है, लोगों की इसके प्रति श्रद्धा होती है, सम्मान होती है, वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उनके विषय में, उनके बारे में क्या है। और क्या है, ये भी है कि जो संविधान है यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए बार बार हम जब कोई भी बातें आती हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल संविधान की बात करते हैं और सभी कहते हैं, जैसे भारत में, कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अब अगला है दोष। राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। यानी जो विकसित संविधान है, वो राष्ट्र जैसा जैसा विकास करता है वैसे वैसे उसके साथ विकसित होता जाता है, लेकिन लिखित संविधान में एक गुंजाइश नहीं बनी रहती है। उसको विकसित करने के लिए, उसको उसमें उसको करने, आगे लाने के लिए, प्रस्तुति को अनुकूल चलने के लिए आगे उसमें परिवर्तन या संशोधन करना पड़ता है। वो अपने आप राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हो सकता है। देश के विकास में बाधक। यानी आसानी से सब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो वो देश के अगर परिस्थितियां और समय कुछ और चाह रही हैं और उसके अनुसार उसमें विकास विकसित नहीं हो रहा है या उसमें फेरबदल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस देश की विकास में बाधक बना हुआ है, जब तक कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए या लोगों की भावनाओं के अनुकूल अगर उसमें विकसित नहीं हो रहा है, उसका विकास नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो, बाधक बना हुआ। और इस कारण क्या, क्रांति का कारण बना हुआ। ऐसे संविधानों के अंतर्गत लोगों की भावनाओं या लोगों के अनुकूल अगर उसमें परिवर्तन नहीं होते, लोगों के साथ वो विकसित या प्रश्नों के साथ विकसित नहीं होता है, तो लोग क्रांति करने के लिए उतराते हैं, यानी आंदोलन कर लेते हैं। और कई प्रकार के आंदोलन क्या है, देश के अंतर्गत होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। अब जब इसमें उल्लेख ही नहीं, इसमें उल्लेख है, अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि क्या क्या अधिकार होने चाहिए, और उन अधिकारों के लिए अगर समय के साथ परिवर्तन की मांग है और परिस्थितियों के अनुसार उसमें फेरबदल करने की मांग है, और आसानी से जब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वो आवश्यक नहीं माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखित संविधान और लिखित संविधान के क्या गुण और क्या दोष हैं, लेकिन इनका संविधानों के अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल है। अब है परिवर्तनशीलता के आधार पर जो कानून, जो संविधान था वो दो प्रकार का था, लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो लचीले संविधान के जो गुण हैं वो क्या है, लचीले का मतलब जैसे पहले से ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि लचीला का मतलब जिसमें घूमने फिरने या मोड़ने की जिसकी क्षमता हो, जिसको किसी भी तरह से घुमाया फिराया जा सकता है। जैसे क्या है, किसी पेड़ के जो मुलायम नई टहनी होती है उसको मोड़ा जा सकता है, और कठोर का मतलब जैसे ये डंडी कठोर है, ये मोड़ नहीं सकती। तो इस प्रकार लचीले और संविधान का मतलब जो गुण है वो क्या है, राजनीतिक प्रगति के अनुकूल। आपने ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब उसमें लचीलता का गुण है, लचीलेपन का गुण है, तो जो राजनीतिक प्रगति है, जिसमें कि क्या है, समय के साथ परिवर्तन होने की क्षमता होती है, उस परिवर्तन को वो आसानी से उसमें किया जा सकता है, आसानी से उसमें फेरबदल होते रहते हैं। इसलिए वो क्या है,
राजनीतिक प्रगति के साथ साथ भी विकसित होता जाता है और विकसित होता रहता है। क्रांति की संभावना नहीं, जब उसमें परिवर्तन हो जाता है जन भावनाओं के अनुकूल, जनता के अनुकूल, लोगों के अनुकूल उसमें परिवर्तन होता रहता है, किया जा सकता है, तो उसमें कहीं भी किसी को कोई विद्रोह करने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्रांति की संभावना यानी बहुत कम चांस है या बहुत रेयर केस है जब यहाँ क्रांति की संभावना हो, यानी क्रांति हो, विद्रोह हो। इसलिए इसमें क्या है, जब उसका लचीलेपन के गुण के कारण उसमें क्रांति की संभावना नहीं रहती। राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिनिधि, यानी राजनीतिक जीवन में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो प्रगति होती रहती है उसके अनुकूल वो क्या है, बदलता रहता है। उसके अनुकूल क्या है, उसमें फेरबदल होता रहता है, फेरबदल किया जा सकता है आसानी से। इसलिए वही सच्चा प्रतिबिंब है राजनीतिक जीवन के लिए, वो एक बिंब प्रतिबिंब के समान है जो कि उपयुक्त माना जा सकता है, संकट काल के लिए उपयुक्त। मैंने पहले भी कहा था कि जो लचीले कानून है उसमें जो संकट काल में क्या है, आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कोई भय युद्ध है, गृह युद्ध है, आर्थिक परेशानियां हो गई देश के अंतर्गत, तो जो आपातकाल लगाने की स्थिति है उसमें आसानी से उसमें फिर लगाया जा सकता है, आसानी से पास करके कानून बनाया जा सकता है, जिससे कि उसमें आसानी से संकट काल के समय देश एक रूपता में बन सके, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। दूसरा है दोष, राजनीतिक जीवन के लिए अस्थिरता, यानी जब उसमें क्या है, कोई स्पष्ट कानून, स्पष्ट वो नहीं है, जब चाहे तब परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो वो राजनीतिक जीवन में स्थिरता ला ही नहीं सकते। हमेशा क्या है, अस्थिरता बनी रहती है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपने अनुकूल, अपने अनुसार उसमें क्या है, परिवर्तन करता है, इसलिए क्या है, उसमें अस्थिरता का भाव बना रहता है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं, यानी जो दल सत्ता में आता है वो जब अपने अनुकूल या अपने दल के अनुकूल कार्य करता है तो वो नागरिकों के अधिकारों को में फेरबदल करके अपने हिसाब से उसमें नए नियम, नए कानून डालता है, जिससे कि जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रहते हैं, ये सुरक्षित में बड़ी मुश्किल होती है। अब है राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना। दूसरा क्या है कि राजनीतिक दल जो सत्ता में आता है, जो बहुमत के साथ सत्ता में आता है, वो क्या करता है, लचीले संविधान होने के अनुसार अपने दल के नीतियों के अनुकूल उसमें क्या है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन लाता है। इसलिए वो जैसा मर्जी वैसा चाहता है वैसा करता है, इसलिए कहा गया है कि वो उनके हाथ का खिलौना है। अगला है संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि संघात्मक शासन का मतलब है केंद्र और राज्य की शक्तियां, जब वो केंद्र और राज्य की शक्तियां हैं, केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र में किसी की सत्ता है, वो दल अपने अनुकूल अगर उसमें फेरबदल कर रहा है तो जो संघात्मक व्यवस्था है, जो राज्य है, उनकी उपेक्षा इसमें बनी रहती है। इसलिए ये क्या है, संघात्मक शासन के भी अनुकूल नहीं है। अशिक्षित लोग, राजनीतिक तरीके से अशिक्षित लोगों के योग्य नहीं, यानी जहां राजनीतिक जागरूकता नहीं, जहां शिक्षित लोग नहीं है, वहां के लिए ये अयोग्य माना जाता है। यानी जहां लोग शिक्षित हैं, जहां योग्य हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं और शासन सत्ता को हिलाने के लिए, शासन सत्ता को बाध्य करने के लिए उनमें इसने कैपेसिटी होती है कि वो अपने अनुसार उनमें क्या करें, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अशिक्षित लोगों की योग्य नहीं। न्यायाधीशों की व्याख्या में कठिनाई, अब न्यायाधीश है जब स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लचीला है, तो वो उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, और स्पष्ट रूप से अगर न्यायाधीश व्याख्या नहीं कर सकते तो कहीं अगर कानून के द्वारा फैसला लेने की बात आती है तो इसमें क्या है, बाधाएं और दिक्कतें आने लगती हैं। अब है कठोर संविधान। कठोर संविधान के गुण, कठोर संविधान में क्या है, स्पष्ट और निश्चितता है, यानी जो कठोर संविधान है वो लिखित भी है और निर्मित भी है, इसलिए उसमें हर चीज का स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है, इसलिए उसमें स्पष्टता के साथ साथ निश्चितता भी बनी हुई रहती है। दूसरा है राजनीतिक जीवन में स्थिरता, यानी राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक जीवन में जो राजनीतिक पार्टियां वो अपने अनुसार उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें कहीं भी कोई अस्थिरता का भाव नहीं बन सकता है और वो स्थिर बना रहता है, स्थिरता उसमें बनी रहती है। उसमें जो कानून जो उल्लेख किया गया है वो यथावत रहते हैं, उसमें क्या है, आसानी से फेरबदल नहीं किए जा सकते क्योंकि वो कठोर है। नागरिकों के अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, जो वर्णन हो चुका है, वो क्या है,
उसके साथ साथ क्या है, वो उल्लेख उसमें स्पष्ट तौर से है, इसलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है, सभी लोग अपने अधिकारों को सुरक्षित मानते हैं संघात्मक राज्यों के अनुकूल। यानी जो संघात्मक राज्य हैं, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दोनों संघ को भी और केंद्र को भी शक्ति प्राप्त है, इसलिए उसमें आसानी से उसमें क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कोई राजनीतिक दल केंद्र में अगर सत्तारूढ़ है बहुमत में, तो अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों में बड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए उसके अनुकूल है। शासन शक्तियों का सीमित कर, यानी जो शासन की शक्तियां इसमें सीमित हो जाती हैं, आसानी से फेरबदल नहीं हो जाता है। संसद में जितने दल हैं, जब तक उनका बहुमत नहीं होगा तब तक क्या है, उसमें किसी प्रकार की क्या है, वो व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दल शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, उनकी शक्तियों को सीमित किया जाता है। अल्पसंख्यकों में विश्वास, इस कारण क्या है, अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उस देश का, उसमें क्या है, विश्वास जागता है, विश्वास होता है, और वो उसको क्या है, अपने अनुकूल मानते हैं। दोष, विकास में बाधा, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिस्थिति और समय के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो विकास में बाधक बना हो। यानी कोई नीति बनानी है, उसके लिए कोई नया नियम लाना है, तो परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता है, कानून में तो वो उल्लेख ही नहीं है पहले से, इसलिए वो क्या है, उसको नहीं बना सकते, इसलिए वो क्या है, एक बाधा के रूप में बना हुआ है। क्रांति का और इसलिए जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच क्या है, जब उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होगा, तो क्रांति करने के लिए मजबूर होते हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं, रैलियां निकालने के लिए मजबूर, विद्रोह करने के लिए मजबूर होते हैं। कई बार क्या है, इस कारण क्या है, गृह तक की स्थिति आ जाती है। न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव। अब न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका किसी भी कानून को क्या है, अवैध घोषित कर सकती है, क्योंकि उसमें न्यायपालिका को ताकत दी गई है। इसलिए आपने देखा हो, अमेरिका भारत में पुनरीक्षण का यह उपयोग किया गया है। जब कोई कानून क्या है, जनता के अनुकूल नहीं होता है, तो क्या है, न्यायपालिका के पास चले जाते हैं, और न्यायपालिका क्या है, उसमें सुझाव देती है, यह उसमें परिवर्तन करने की बात है। संकट काल में भी उपयोगी नहीं, क्योंकि संकट काल में तुरंत उसमें फेरबदल करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। कठोर संविधान होने के कारण उसमें फेरबदल नहीं होता, संशोधन नहीं हो सकता है, तो उस समय के लिए इसमें कठिनाई देश के अंतर्गत क्या है, संकट काल में कठिनाई पैदा कर सकता है। जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं, यानी जब जनता कुछ चाहती है, जनता जो चाहती है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या है, उसका प्रतिबिंब या क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं करे, उसकी इच्छाओं के अनुसार वो कार्य नहीं करता, इसलिए कठोर संविधान क्या है, इसके ये दोष है। लेकिन अगर हम संविधानों की सारी चीजों की अगर बात करें हैं, मुझे कहना तो यह है कि चाहे किसी देश का अब ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, तो वहां की शासन व्यवस्था अच्छी चल रही, विकास हो रहा है, तो अच्छा है। इसलिए क्या है, किसी संविधान को एकाएक गलत और एकाएक अच्छा बोलना न्याय संगत नहीं होगा। जो संविधान जिस देश का है और वो उस देश के विकास में अगर बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, उस देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो वही संविधान अच्छा है। अभी मैंने जब संविधानों के बारे में बताया, तो 3 तरह के संविधान थे, जिनके अलग अलग लक्षण थे। तो अब हम अगर ये देखते हैं कि संविधान किस तरह होना चाहिए, जो श्रेष्ठ संविधान, अच्छा संविधान है, उसके क्या लक्षण है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो संविधान को क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है कि उसको आसानी से लोग पढ़ सकें और समझ सकें, जिससे कि क्या है, उसको लोगों को ये न लगे कि ये बोरियत आने वाले संविधान है, ये इसमें फालतू की कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिसको पढ़ना लोग क्या है, उचित नहीं समझते। ऐसा नहीं, बल्कि उसमें क्या है, संक्षिप्तता इस प्रकार की हो कि लोगों को पढ़ने में भी क्या है, इंटरेस्ट आए और उसको पढ़ सके। व्यापकता, अभी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब व्यापकता का मतलब, संक्षिप्त और व्यापकता का मतलब दोनों का यह है कि संक्षिप्त इतना होना चाहिए कि लोग आसानी से पढ़ें, और व्यापक इतना होना चाहिए कि उसमें सभी चीजें आए, कोई फालतू चीजें उसमें भरी न जाए। यानी जो अच्छी चीजें कानून के अंतर्गत जिन चीजों को होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें आनी चाहिए, इतनी तो व्यापकता होना चाहिए। लेकिन संक्षिप्तता इतनी होनी चाहिए कि फालतू की चीजें उसमें न भरी जाए। स्पष्ट और निश्चित, क्योंकि वो लिखित हो और उसमें स्पष्टता हो और निश्चितता भी बनी रही, जिससे कि किसी ने बार बार उसमें फेर बदल लिया, या आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, इस तरह की अनिश्चितता न बनी हो, निश्चित हो, स्पष्ट रूप से लोग उसको पढ़ें और देखें, और काफी समय तक चलने वाला हो। मौलिक अधिकारों का उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया होगा, जो लोग हैं उनके क्या अधिकार है, क्या अधिकार होने चाहिए, उसके कानून के अनुसार उसमें जिक्र किया गया हो, इस तरह का
उसका गुण है। और स्वतंत्र न्यायालय, न्यायालय में किसी का दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, जिससे कि वो फैसले क्या है निष्पक्षता से कर सके, अपनी कार्रवाई को निष्पक्षता से कर सके। परिवर्तनशीलता, यानी संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए कि समय आने पर या परिस्थितियों के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया जा सके, इस प्रकार की परिवर्तनशीलता उसमें होनी चाहिए। तो ये है श्रेष्ठ संविधान के लक्षण, और हमने संविधानों का वर्गीकरण और संविधानों के बारे में बताया गया। धन्यवाद। फिर अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ।